स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 वेक्टर कैलकुलस की बुक का स्टार्ट किया था, जो था हमारा गॉस, ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम। हमने पिछले चैप्टर में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट देखी थी और उसकी डिडक्शंस की थी कुछ, और उस पे बेस्ड एक दो एग्जांपल्स किए थे। आज हम रिमेनिंग एग्जांपल्स करेंगे किस पे बेस्ड, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे बेस्ड। एक बार एक रिजल्ट दोबारा से देख लेते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का रिजल्ट क्या था हमारे पास, डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डेल डॉट एफ डी वी। क्या मीनिंग था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का हमारे पास, दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल where f vector is a vector function of variable x, y and z which is continuous and possess first order partial derivatives which are continuous। means f vector भी continuous है और उसके जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो भी कैसे हैं, continuous हैं। और v हमारे पास क्या है, v is the volume enclosed by the surface S। ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड करता है। आप डबल इंटीग्रल से ट्रिपल इंटीग्रल में शिफ्ट कर सकते हो, ट्रिपल इंटीग्रल से डबल इंटीग्रल में जा सकते हो। स्टूडेंट, आज का हमारा एक एग्जांपल देखिए, आपको क्या इवेल्युएट करना है, डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस इवेल्युएट करना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से, जहां पे आपको एफ वेक्टर क्या दिया हुआ है, 6z i प्लस 2x प्लस वाई जे माइनस एक्स के, और रीजन S हमें क्या दिया हुआ, इज बाउंडेड बाय द सरफेस ऑफ सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंक्लूडेड बिटवीन x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 8। अब हमें पता है स्टूडेंट कि हम डबल इंटीग्रल से ट्रिपल इंटीग्रल में शिफ्ट कर सकते हैं। इट मीन्स अगर मुझे इसे इवेल्युएट करना है तो मैं इसकी जगह अगर इसे इवेल्युएट कर दूं तो भी सेम ही मीनिंग होगा मेरे पास। मीन्स S एफ डॉट एन कैप डी एस मेरा किसके इक्वल चल रहा है, इसमें ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल डॉट एफ डी वी। अब स्टूडेंट, मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, अब ट्रिपल इंटीग्रल में आप शिफ्ट कर रहे हो डबल से, इट मीन्स आपको तीनों के तीनों वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होगी। अब एक चीज देखो स्टूडेंट, हमारे पास कंप्लीट लिमिट किस वेरिएबल की प्रेजेंट है, जिसकी अपर भी प्रेजेंट हो लिमिट और लोअर भी प्रेजेंट हो। यहाँ दिखाई दे रहा है y इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 0। मीन्स y ऐसा वेरिएबल है जिसकी अपर और लोअर लिमिट ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है। इट मीन्स हमारे लिए इजी क्या रहेगा, अगर हम डी वाई को लास्ट में रख लें, मीन्स वाई के रिस्पेक्ट में अगर मैं लास्ट में इंटीग्रेट कर लूं सबसे लास्ट में, मेरे लिए इजी हो जाएगा क्योंकि इसकी लिमिट्स में क्या है, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स हैं, और एक्स और जेड की हमारे पास लोअर लिमिट प्रेजेंट है सिर्फ, और एक्स और जेड की अब हमें अपर लिमिट निकालने की जरूरत है। वो कहाँ से निकलेंगी, इस इक्वेशन से। इक्वेशन स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या है, मान लो आप ऑर्डर क्या रखना चाह रहे हो इसका, डी जेड डी एक्स डी वाई। तो आपको सबसे पहले किसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी, z के रिस्पेक्ट में लिमिट निकालनी पड़ेगी। z की लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, 0। इक्वेशन क्या है जिसकी हेल्प से अपर निकालनी है लिमिट हमें, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब z की यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, z 0 से स्टार्ट होके कहाँ पे जा रहा है, रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर तक। अब z की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, y की ऑलरेडी प्रेजेंट है, किसकी रहेगी निकालनी, x की लिमिट निकालनी रहेगी। x मेरा कहाँ से स्टार्ट है, 0 से। अब x की लिमिट मेरी अपर वाली इसी की हेल्प से निकलेगी। अब इस इक्वेशन में मैं z की लिमिट ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, इसका मतलब z का काम खत्म हो गया। इस z वाली टर्म को निग्लेक्ट कर सकती हूँ मैं, मेरे पास इक्वेशन क्या बच जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे x इज इक्वल्स टू 3 आएगा। एक बार तो देखने में लगेगा कि प्लस माइनस 3 आएगा, माइनस हम क्यों निग्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें लोअर लिमिट ऑलरेडी दी हुई है कि x की लोअर लिमिट क्या है, 0, इसलिए हम अपर लिमिट ये पॉजिटिव वाली 3 लेके चल रहे हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट तीनों वेरिएबल की लोअर अपर लिमिट प्रेजेंट है, अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं सीधा। हमने क्या ऑर्डर रखा है, डी जेड डी एक्स डी वाई। तो यहाँ पे y की लिमिट क्या चल रही है, 0 to 8, और x की लिमिट क्या चल रही है, 0 to 3, z की लिमिट क्या चल रही है, 0 to रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डेल एफ डॉट एन कैप अगर आप निकालो आपके पास क्या बनेगा, एफ डॉट एन कैप
एफ डॉट एन कैप कैलकुलेट करने की जगह हमें किसकी ज़रूरत है, डेल डॉट एफ कैलकुलेट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। इट मीन्स इस आई वाले कंपोनेंट का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, 6z का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 0, और जे वाले कंपोनेंट का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 1, और के वाले कंपोनेंट का जेड के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 0। मतलब मेरे पास यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ 1। अब 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पहले z के रिस्पेक्ट में करना है, क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, z आ जाएगा। y फ्रॉम 0 to 8, x फ्रॉम 0 to 3, z 0 to √9 माइनस एक्स स्क्वायर dx dy। हमारे पास ये बनेगा y फ्रॉम 0 to 8, x फ्रॉम 0 to 3 स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx dy। हमारे पास ये सीधा फॉर्मूला होता है इसका इंटीग्रेशन निकालने का, y फ्रॉम 0 to 8, इसका x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, क्या आ जाएगा हमारे पास इसका इंटीग्रेशन, x √9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 9/2 साइन इनवर्स x बाय 3, और लिमिट्स क्या चलेंगी 0 to 3 dy। x को अब यहाँ पे 3 पुट करेंगे पहले, 3 3 जा 9, ये टर्म 0 बन जाएगी। फिर x को यहाँ 3 पुट किया, हमारे पास क्या आ जाएगा 9/2 साइन इनवर्स 1, साइन वैल्यू 1 किस एंगल पे देता है, π/2 पे। तो ये इस 1 को आप क्या लिख पाओगे, हमारे पास देखो एक बार, y फ्रॉम 0 to 8, ये आ जाएगा ना 9/2 साइन इनवर्स 1, और 0 पुट करोगे, ये भी 0 ये भी 0 dy। अब इस 1 को आप लिख सकते हो साइन π/2, साइन इनवर्स से साइन कैंसल, आपके पास क्या बच जाएगा y फ्रॉम 0 to 8, 9/2 साइन π/2 बच जाएगा इधर से, π/2 dy। तो ये क्या आ गया आपके पास 9/4, और साथ में y है, y इंटीग्रेट करोगे y आ जाएगा, और y की लिमिट क्या है 0 to 8 इंटू 8 पुट कर दो, 4 2 जा 8, पाई चल रहा था हमारा साथ में, ये कितना आ जाएगा 18 पाई। देखिए स्टूडेंट सिंपल था क्वेश्चन बिल्कुल। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें आपको इवैल्यूएट करना है डबल इंटीग्रल ओवर s x dy dz प्लस y dz dx प्लस z dx dy, और s सरफेस क्या दिया हुआ है, s इज द सरफेस ऑफ स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब इसको करने से पहले अभी हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या पढ़ी है कि डबल इंटीग्रल f डॉट एन डी एस किसके इक्वल होता है, ट्रिपल इंटीग्रल डेल डॉट f ds। अब वहां से अगर आप रिलेट करके देखो तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे इजीली, तो इसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, आपके स्टार्टिंग में ही बुक में आपको दी हुई है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, उसकी हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। वहां से आपका क्वेश्चन बिल्कुल 1 मिनट का है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, डबल इंटीग्रल ओवर s f1 dy dz प्लस f2 dz dx प्लस f3 dx dy इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल करली f1 बाय करली x प्लस करली f2 बाय करली y प्लस करली f3 बाय करली z dx dy dz। इट मीन्स अब हमें डबल इंटीग्रल दिया हुआ तो इट मीन्स ये वाली साइड हमारे पास प्रेजेंट है। जब इसे इससे आप कंपेयर करोगे आपके पास वैल्यू आ सकती है, f1 क्या आ जाएगा, dy dz का कोफिशिएंट यहाँ x है यहाँ f1 है, f1 की क्या वैल्यू आ जाएगी x, dz dx का कोफिशिएंट f2 और यहाँ y, तो f2 की वैल्यू y, सिमिलरली f3 की वैल्यू क्या आ जाएगी z। पुट कर देते हैं यहाँ पे, ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये करली f1 बाय करली x मीन्स करली x बाय करली x क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस करली y बाय करली y 1 प्लस करली z बाय करली z 1 dx dy dz, ट्रिपल इंटीग्रल v3 dx dy dz। अब एक बार तो लगेगा कि हमारे लिए आगे तो कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा, हमें सिर्फ एक इक्वेशन दी हुई है, हमें तीनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया। अब स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास होता क्या, वॉल्यूम इंटीग्रल होता है ना। अब स्फीयर की अगर मुझे वॉल्यूम ही पता हो क्या होती है तो मैं सीधा यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला ही लगा सकती हूँ। वॉल्यूम का, स्फीयर की वॉल्यूम का हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, ये v मेरा रीजन क्या था, इस स्फीयर की वॉल्यूम है ना, स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब होता है, r हमारे पास क्या है a है, तो ये a क्यूब आ जाएगा।
बिल्कुल सिंपल है, आपको अलग से इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी लिमिट को। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 4πa³। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल था ये क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आपको शो करना है डबल इंटीग्रल ओवर एस एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू 0। एस कोई भी हमें क्लोज सरफेस दिया हुआ है। फिर से यहाँ पे हमें वही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करनी है। अब वहां पे क्या होता था, एफ डॉट एन कैप होता था। अगर आपको फर्स्ट वाली डिडक्शन ही याद है तो वहां से आपको ध्यान आ जाएगा। हमारे पास वहां ये होता था ना, एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल डॉट एफ डी वी। ठीक है, अब मुझे यहां से यहां शिफ्ट होना है। अब एन कैप तो है यहाँ, लेकिन इसके आगे तो कुछ भी नहीं है यहाँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, जब भी मेरे पास कुछ यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर मुझे थोड़ा दिखाई देने लग जाता था, मतलब सिंपल से थोड़ा सा हटके अगर मुझे दिखाई देता है तो मैं एफ वेक्टर को क्या एज्यूम कर लेती थी, मैं हमेशा किसकी हेल्प लेती थी, कांस्टेंट वेक्टर की। तो यहाँ पे भी एफ वेक्टर को मैंने क्या एज्यूम कर लिया है, एफ वेक्टर को सी वेक्टर हमने मान लिया। अब एफ वेक्टर को इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल एस सी वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल डॉट सी डी वी। अब ये क्या है, डाइवर्जेंस है किसका, कांस्टेंट वेक्टर का। फिर से वही रिजल्ट आ गया हमारे पास। अगर किसी भी कांस्टेंट वेक्टर का आप डाइवर्जेंस निकालते हो क्या आता है आपके पास, 0 आता है। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 0। सी वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों के प्रोडक्ट आपके पास 0 के इक्वल है। इट मीन्स या तो ये क्वांटिटी 0 के इक्वल जा रही है या ये क्वांटिटी 0 के इक्वल जा रही है। ये तो कांस्टेंट वेक्टर है, तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। मैंने ये तो नहीं कहा था स्टार्टिंग में कि ये 0 वेक्टर है। इट मीन्स ये चीज तो मैं 0 के इक्वल ले नहीं चल सकती। तो बचा क्या मेरे पास, डबल इंटीग्रल एस एन कैप डी एस किसके इक्वल चला जाएगा, 0 के इक्वल। प्रूव क्या करना था हमें, यही करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ट्रिपल इंटीग्रल 1/r² dv आपको किसके इक्वल शो करना है, r डॉट एन कैप बाय r² ds। इसको देखिए स्टूडेंट, मैं इस तरह से लिख सकते हूँ एक बार, ट्रिपल इंटीग्रल v 1/r² dv इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल s r वेक्टर बाय r² डॉट एन कैप ds। आप कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से? क्या होता था वहां, डेल डॉट एफ डी वी इज इक्वल्स टू एफ डॉट एन डी एस। अब एफ डॉट एन डी एस वाली टर्म को अगर आप यहाँ कनेक्ट करो तो आपके पास एफ वेक्टर क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एफ वेक्टर मेरे पास बन गया आर वेक्टर बाय r²। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि अगर मेरे पास एफ डॉट एन डबल इंटीग्रल में जा रहा है तो इसको मैं ट्रिपल इंटीग्रल में किसके इक्वल लिख सकती हूँ। अब मेरी ये चीज चल रही है ना, ये ट्रिपल इंटीग्रल डेल डॉट एफ डी वी लिख सकती हूँ मैं, ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल डॉट एफ क्या है हमारे पास, आर वेक्टर बाय r² डी वी। ठीक है, अब मुझे इसका डाइवर्जेंस निकालना है। इसको मैं कर सकती हूँ इस तरीके से, ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल डॉट, अब u बाय v रूल लगाने के बजाय में अगर मैं u इंटू वी रूल लगा दूं, 1/r² इंटू आर वेक्टर डी वी, तो मेरे लिए इजी पड़ जाएगा। ये एक तरह से क्या बन गया, डेल डॉट फाई एफ बन गया ना। इसका क्या फॉर्मूला रहता है हमारे पास, फाई एज इट इज डेल डॉट एफ प्लस डेल फाई डॉट एफ, क्योंकि एक वेक्टर फंक्शन है एक स्केलर फंक्शन है, अप्लाई हो जाएगा ये फॉर्मूला हमारे पास। ये क्या बन जाएगा फिर, ट्रिपल इंटीग्रल वी फाई क्या है 1/r² डेल डॉट आर वेक्टर डी वी प्लस ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल ऑफ 1/r² डॉट आर वेक्टर डी वी। ट्रिपल इंटीग्रल v 1/r², डेल की क्या वैल्यू है, i करली बाय करली x प्लस j करली बाय करली y प्लस k करली बाय करली z। r वेक्टर हमारे पास क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ये xi प्लस yj प्लस zk dv।
प्लस ट्रिपल इंटीग्रल v डेल ऑफ आर स्क्वायर मीन्स आई करली बाय करली एक्स प्लस जे करली बाय करली वाई प्लस के करली बाय करली जेड ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर डॉट आर वेक्टर dv विच इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v 1 बाय आर स्क्वायर, ये एज इट इज। अब इसको इस पे अप्लाई करना है, ये ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को यहाँ अप्लाई करना है। आई वाले कंपोनेंट का आई वाले कंपोनेंट पे अप्लाई होगा। करली एक्स बाय करली एक्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1 प्लस करली वाई बाय करली वाई 1 करली जेड बाय करली जेड 1 dv प्लस ट्रिपल इंटीग्रल v। अब ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट है किसका 1 बाय आर स्क्वायर का, एक वेक्टर ही निकल के आएगा वो तो हमें पता है। करली बाय करली एक्स पहले किसका है 1 बाय आर स्क्वायर का, और ये कैसा फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है आर। अब आर वेक्टर, आर हमें इन्होंने क्या डिफाइन किया था, आर वेक्टर का मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड बोल दो। तो आर स्क्वायर मेरे पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इट मीन्स आर मेरे पास किसका फंक्शन आ गया एक्स वाई जेड का। अब मुझे आर का डेरिवेटिव, इस आर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, और आर खुद एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो पहले क्या होगा, पहले इसका आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, आर के रिस्पेक्ट में माइनस 2 बाय आर क्यूब, और फिर इस आर का एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इन द एंड मुझे करना तो एक्स के रिस्पेक्ट में, करली आर बाय करली एक्स। सिमिलरली इसका अब मुझे वाई के रिस्पेक्ट में करना, तो ये पहले खुद एक्स वाई जेड का, पहले इसका खुद का आर के रिस्पेक्ट में होगा, फिर आर का वाई के रिस्पेक्ट में। जे माइनस 2 बाय आर क्यूब करली आर बाय करली वाई प्लस के माइनस 2 बाय आर क्यूब करली आर बाय करली जेड, और साथ में पीछे हमारा क्या चल रहा था डॉट आर वेक्टर dv। ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रिपल इंटीग्रल v 3 बाय आर स्क्वायर dv प्लस, यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, माइनस 2 बाय आर क्यूब, माइनस 2 बाय आर क्यूब जब हमने कॉमन लिया, ट्रिपल इंटीग्रल v हमारे पास ये क्या बन जाएगा, या इसको अंदर ही ले लेते हैं हम, माइनस 2 बाय आर क्यूब करली आर बाय करली एक्स। स्टूडेंट देखिए, अगर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल है, तो 2r करली आर बाय करली एक्स क्या आएगा 2x, और करली आर बाय करली एक्स क्या आ जाएगा x बाय आर। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी i x बाय आर। सिमिलरली करली आर बाय करली वाई क्या बनेगा, फिर से वही 2r करली आर बाय करली वाई, और यहाँ 2y आ जाएगा, करली आर बाय करली वाई वाई बाय आर। ऐसे ही करली आर बाय करली जेड जेड बाय आर आ जाएगा, जे वाई बाय आर प्लस के जेड बाय आर डॉट आर वेक्टर dv। क्या बनेगा ये, ट्रिपल इंटीग्रल v 3 बाय आर स्क्वायर dv प्लस ट्रिपल इंटीग्रल v माइनस 2 बाय आर, एक और आर नीचे डिनोमिनेटर से ले सकते हैं, r4 बन जाएगा। ये क्या बनेगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और वो क्या है आर वेक्टर डॉट, पीछे हमारे पास आर वेक्टर था dv क्या बनेगा, ट्रिपल इंटीग्रल v 3 बाय आर स्क्वायर dv माइनस ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v माइनस 2 बाय, माइनस इधर ले आए हैं r4, r डॉट r क्या होता है, चाहे इसको r वेक्टर का स्क्वायर लिखो या फिर r स्क्वायर लिखो, क्योंकि r डॉट r जब आपने किया एक स्केलर फंक्शन बन गया ना ये, तो r वेक्टर का स्क्वायर लिख रहे हो उसका भी मीनिंग यही है r डॉट r वेक्टर। तो ये दोनों इक्वल चलते हैं हमारे, तो ये लिख सकती हूँ मैं r स्क्वायर dv, आर स्क्वायर से 2 पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगी, ये क्या बन गया 3 बाय आर स्क्वायर dv माइनस 2 बाय आर स्क्वायर dv। सिंप्लीफाई करके ये क्या बनेगा, ट्रिपल इंटीग्रल v 1 बाय आर स्क्वायर dv। आपको क्या करना था, इसी के इक्वल लाना था। स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, इस डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट करना स्टार्ट किया, ट्रिपल में कन्वर्ट करते करते हमारे पास कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। हमें यही प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया है।
स्टूडेंट देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे बेस्ड। इसमें आपको देखिए क्या इवेल्युएट करना है। डबल इंटीग्रल ओवर एस डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस। एस क्या है? एस इज द सरफेस ऑफ द कोन। z is equals to 2 minus square root x square plus y square above xy plane, and f vector is equals to x minus zi plus x cube plus yzj minus 3xy square k। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। एक बार हम इसका थोड़ा सा रफली ड्रॉ कर लेते हैं। आपको करना क्या है, ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है इस सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग। और इस सरफेस में स्पेशलिटी क्या दी है, एक तो हमें कोन दिया हुआ है और हमें ये दे दिया कि ये जो कोन है एक्स वाई प्लेन के अपर मीन्स ऊपर जो पोर्शन जा रहा है एक्स वाई प्लेन के ऊपर, उस वाले सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये इवेल्युएट करना है। ये पूरे के कॉरस्पॉन्डिंग इवेल्युएट करने के लिए इन्होंने हमें नहीं कहा है, सिर्फ इस ऊपर वाले के कॉरस्पॉन्डिंग आपको इवेल्युएट करना है। अब स्टूडेंट देखिए हमने क्या किया, अब ये हमारा क्लोज सरफेस तो है नहीं क्योंकि इन्होंने हमें ऊपर वाले के कॉरस्पॉन्डिंग इवेल्युएट करने के लिए बोल दिया। हमने क्या किया, इस पूरे को एक नया एक सरफेस ले लिया, क्लोज सरफेस एस डैश, जिसके अंदर इसका ये सर्कुलर पोर्शन जो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है वो भी इसके अंदर है, और जो एक्स वाई प्लेन के अबव वाला पोर्शन है कोन का वो भी इसी के अंदर लाई कर रहा है। इट मीन्स एस डैश मेरे पास सरफेस किस किस की हेल्प से बना हुआ है, S1 की हेल्प से प्लस S की हेल्प से। मतलब S डैश के अंदर S1 भी कंटेन कर रहा है और S भी कंटेन कर रहा है। एक बार दोबारा ध्यान से देख लीजिए, हमें ये जो सरफेस इंटीग्रल इन्होंने इवेल्युएट करने के लिए कहा है वो कौन से सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग इवेल्युएट करने के लिए कहा है। एक कोन हमें दिया हुआ है, ये कोन एक्स वाई प्लेन के अबव जो इसका सरफेस है, ये कोन हमारा ऐसे थोड़ा सा मैंने रफली थोड़ा ड्रॉ करने का ट्राई किया है कि ये एक्स वाई जेड एक्सिस है। ये कोन एक्स वाई प्लेन से अबव तो ये वाला पोर्शन ही आएगा, इस पोर्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। और अबव इन्होंने एस इसको डिनोट किया हुआ था तो हमने भी इसको एस से ही डिनोट कर दिया। और जो ये एक्स वाई प्लेन के अंदर जो लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन के अंदर तो स्फेरिकल पोर्शन लाई कर रहा है या सर्कुलर पोर्शन लाई कर रहा है, तो इसको हमने S1 नाम दे दिया। ये क्लोज्ड नहीं था क्योंकि जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें इवेल्युएट करना था, तो क्लोज बनाने के लिए हमने एक रफली रीजन या सरफेस ले लिया S डैश, ताकि ये क्लोज बन जाए। S डैश क्या है, जो इन दोनों को कंटेन कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, अब हमारे पास स्टूडेंट देखिए ये एक्स वाई प्लेन में कहाँ मीट करता है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स वाई प्लेन में मीट करने का क्या मीनिंग होता है हमारे पास, जहां पे z 0 के इक्वल चले, z 0 के इक्वल चलने का क्या मीनिंग है, z इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में वो कहाँ मीट कर रहा है, जहां पे z 0 होता है। z 0 कहाँ है, जहां पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 के इक्वल है। मीन्स ये एक ऐसा पोर्शन है, सर्कुलर पोर्शन है। ठीक है, ये स्टूडेंट थोड़ा सा टिपिकल है, इसको बहुत ध्यान से समझना। तो S1 सरफेस के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई है। और S सरफेस के लिए हमारे पास ये है सरफेस। S डैश के ऊपर अगर मुझे इवेल्युएट करना हो डबल इंटीग्रल, टोटल सरफेस मेरा क्या है, S डैश चल रहा है। मेरे पास क्या चलेगा, डेल क्रॉस एफ ही है ना मेरा, यहाँ डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस मेरा किसके इक्वल चलेगा। अगर मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करूं, अब मेरा एफ का कैपिटल एफ का काम कौन कर रहा है, डेल क्रॉस एफ, तो मेरा ये क्या चलेगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ होता है ना, डाइवर्जेंस ऑफ कैपिटल एफ क्या है, डेल क्रॉस एफ डीवी। अब ये क्या स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है, डेल डेल और एफ की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर आपके इक्वल आ जाते हैं तो आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बन जाती है, 0। तो इट मीन्स ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 0। ये एस डैश सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 0। अब एस डैश किस किस से मिलके बना है, S1 और S से, तो मैं इसको लिख सकती हूँ इस तरह से, S डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस प्लस S1 डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल्स टू, ये 0 चल रहा हमारा। S डैश था, S डैश S1 और S से मिलके बना, तो S और प्लस S1।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, मुझे एस के कॉरस्पॉन्डिंग इवेल्युएट करने के लिए बोला है ना इन्होंने। इट मीन्स इसको मैं एज इट इज रख देती हूँ, मैं सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करती हूँ, जो भी कैलकुलेशन आए उसको राइट साइड में ले जाऊंगी, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब S1 मेरा सरफेस क्या है, ये है, सर्कुलर पोर्शन है। अब ये सर्कुलर पोर्शन मेरा XY प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। अब मुझे इसके लिए एन कैप की भी जरूरत पड़ेगी। एन कैप क्या होता है मेरे पास, इस सरफेस के ऊपर यूनिट आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल वेक्टर है। आउटवर्ड कहाँ जाएगा, यहां जाएगा। इनवर्ड अगर मैं लेती तो ऐसे जाता, इनवर्ड लेती, एक बार देखो, इनवर्ड अगर ऐसे जा रहा है, आउटवर्ड ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या है, जेड एक्सिस है। और इस डायरेक्शन में अगर मैं जा रही हूं, मतलब यहां पे इसी डायरेक्शन में तो जा रही हूँ, जेड एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में। इट मीन्स इस डायरेक्शन में आपका एन कैप क्या चल रहा है, इधर अगर के चलता है जेड एक्सिस के डायरेक्शन में के, इससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलेगा आपका, आउटवर्ड यही आएगा ना, माइनस के कैप। ठीक है स्टूडेंट्स। और ds मेरा क्या है, ये S1 प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग चल रहा है। S1 ये मेरा सरफेस किस प्लेन में लाई कर रहा है, XY प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, XY प्लेन में अगर मेरा ये सरफेस लाई कर रहा है तो इट मीन्स मेरी जो प्रोजेक्शन है वैसे तो XY प्लेन में चली जाएगी। मतलब ये 1 मिनट के लिए मैं देखूं तो dx dy चलेगा मेरे पास। लेकिन मेरे लिए इजी क्या रहेगा, एक ये वाला जो सरफेस है वो कैसा सरफेस है, x² + y² = 4। अब जब भी मेरे पास सर्कुलर पोर्शन आता है, मैं XY में शिफ्ट करने के बजाय, जब आपने सरफेस इंटीग्रल पढ़ा था तब भी ये चीज पढ़ी थी, हमारे पास एक जगह सर्कुलर पोर्शन आया था, वहां पे हमने XY में पुट करने की बजाय हमने क्या कर दिया था, पोलर कोऑर्डिनेट में हम शिफ्ट हो जाते हैं। x को हम क्या पुट कर देते हैं, r cos थीटा, y को r sin थीटा। वहां पे r की फिक्स वैल्यू हमने पुट कर दी थी क्योंकि हमारा सिंगल इंटीग्रल चल रहा था। अगर एक बार आप पीछे पेजेस पलट के देखो, अब यहाँ डबल इंटीग्रल है, इट मीन्स 2 वेरिएबल आपके कौन कौन है यहाँ, r और थीटा। तो इस r की वैल्यू एकदम पुट नहीं कर देनी है हमने, r को वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करना है, थीटा को भी वेरिएबल की तरह। अब डेल क्रॉस एफ वेक्टर आपके पास प्रेजेंट है, डेल क्रॉस एफ स्टूडेंट आप निकाल सकते हैं। डेल क्रॉस एफ आपका आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, -6xy - yi प्लस -1 + 3y² j प्लस 3x² k। अब डेल क्रॉस एफ की डॉट प्रोडक्ट किससे लेनी है, एन कैप से। एन कैप मेरा क्या था, -k कैप, मीन्स के कैप वाले की के कैप वाले के साथ प्रोडक्ट आएगी, क्या आ जाएगा ये, -3 यहाँ -3x² था। ठीक है, ये जब आप सिंप्लीफाई करोगे आपके पास ये 3x² आ जाएगा, 3x² आ गया आपके पास। ये एक बार देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपका आएगा -3x²। जब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे, ये आपका चलेगा डबल इंटीग्रल s डेल क्रॉस f डॉट एन कैप माइनस डबल इंटीग्रल s1 -3x² dx dy = 0। जब इस टर्म को आप राइट साइड में लेके जाओगे तो ये माइनस वाली टर्म प्लस में हो जाएगी और ये 0 हट जाएगा, ये प्लस बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास आगे सिंप्लीफाई करके क्या देखिए स्टूडेंट, हमारा यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने फिर क्या पुट किया, हमारा पोर्शन क्या चल रहा था, वो सरफेस क्या था, x² + y² = 4। x को हम क्या पुट कर देते हैं, r cos थीटा, y को r sin थीटा। ठीक है, जब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे आपके पास ये क्या बन जाएगा, r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा = 4। r² = 4, r की वैल्यू क्या आ रही है, 2। ठीक है, तो हमारे पास r और थीटा अगर आप वेरिएबल लेके चल रहे हो, इन्हीं की लिमिट की जरूरत है। r आपकी ऑब्वियसली रेडियस है, रेडियस हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो कहाँ से कहाँ तक चलेगी रेडियस आपकी, 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जा रही है, 2 तक जा रही है। और थीटा स्टूडेंट हमारे पास सर्कुलर पोर्शन है,
हमारे पास पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इट मीन्स 0 एंगल से ये स्टार्ट होके पूरा कंप्लीट करके 2 पाई एंगल ले रहा है ये। तो ये आपका चलेगा थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई, और ये 3x² था, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3r² cos स्क्वायर थीटा, और हमें डी थीटा लेके आना है। तो dx, अगर आपका x r cos थीटा है तो dx आपका क्या बन जाएगा dr साइन थीटा डी थीटा, और y अगर आपके पास r साइन थीटा है तो dy क्या बन जाएगा r cos थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ जब आप सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आएगा r dr डी थीटा, तो ये आपका बन जाएगा थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है कि यहाँ तक हमारा आ जाएगा 3x² ds। अब मुझे इस dx dy को, इसका मतलब मेरे पास ये आया है ना अभी तक, s1 3x² dx dy। अब इस एक्स वाई को मुझे किस में चेंज करना है, dr डी थीटा में। मेरे पास रिलेशन क्या है, x इज टू आर कोस थीटा, x इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। अब मुझे dx को भी रिप्लेस करना है, या dr से करूं या डी थीटा से करूं, dy को भी रिप्लेस करना है या dr से या डी थीटा से। अब यहाँ पे मेरे पास एक रिलेशन क्या है, x² + y² इज इक्वल्स टू r²। दोनों तरफ अगर मैं डेरिवेटिव करूँ, y को एज अ कांस्टेंट लेके चलूँ, 2x dx इज इक्वल्स टू 2r dr आ जाएगा। dr मेरा क्या बन जाएगा, x/r dx, x क्या है मेरा r cos थीटा बाय r dx, या ये लगा लो dx की वैल्यू निकालनी है ना मुझे, dx इज इक्वल्स टू r/r cos थीटा dr। ठीक है, dx की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू r cos थीटा और y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। तो यहां से dx तो मेरा रिप्लेस हो गया, अब dy को रिप्लेस करना, वो इसकी हेल्प से होगा, dy इज इक्वल्स टू r cos थीटा डी थीटा। मेरा डी थीटा भी आ गया। अब यहाँ से उसमें जब हम पुट करेंगे हमारे पास ये बनेगा, r कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से 2 तक, थीटा 0 से 2 पाई, 3x² का क्या मीनिंग है, 3r² cos स्क्वायर थीटा। dx की क्या वैल्यू आई है हमारे पास, r/r cos थीटा dr, और dy की वैल्यू क्या आई है, r cos थीटा डी थीटा। r cos थीटा से r cos थीटा कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई, r फ्रॉम 0 to 2 3r³ cos स्क्वायर थीटा dr डी थीटा। अब इजी है हमारे, पहले आर के रिस्पेक्ट में आप कर लेते हैं, थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई। मेन जो समझने का था इसमें यही था कि dx dy एकदम से, बुक में भी आपका स्टेप सीधा किया हुआ है, r dr डी थीटा में कैसे कन्वर्ट हो गया, वो स्टेप मैंने आपको खोल के थोड़ा सा बताया है। ठीक है, थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई, ये बन जाएगा हमारा 3r/4 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। 0 r क्या चल रहा है, 0 से 2, वैल्यू जब हम पुट करेंगे हमारे पास ये बन जाएगा 12 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा हमारे पास, या तो आपके पास दो ही तरीके हैं, सीधा 0 से 2 पाई, या तो सीधा फॉर्मूला लगा लो अपना, या क्या करो इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, इसको 1 + cos 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। जब इसको करोगे ये 2 बाहर आएगा, 6, 1 का इंटीग्रेशन थीटा और cos थीटा का प्लस sin 2 थीटा बाय 2, वैल्यू 0 से 2 पाई, ये हमारा क्या बन जाएगा 6 2 पाई। जब यहाँ
पाई 2 पाई पुट करोगे 0, 0 पुट करोगे तो भी 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 पाई। स्टूडेंट ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे बेस्ड थे। मैंने अपनी तरफ से सारे टिपिकल क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट हम ग्रीन थ्योरम एंड स्टोक थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और उन थ्योरम्स के प्रूफ करेंगे। थैंक यू सो मच।